हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमें बताना है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए हमें कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करनी होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम यूनिट कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है? यूनिट कॉस्टिंग के अंदर एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट को निकाला जाता है, उसके बाद उसके प्राइस को डिसाइड किया जाता है। मेन पर्पस यूनिट कॉस्टिंग का होता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालना। और अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होता है, हमें टोटल कॉस्ट पता चलती है कि वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमारी कितनी है, कितना हमारा किस किस चीज़ पे एक्सपेंड हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट कॉस्टिंग से पता पड़ती हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा यूनिट कॉस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। सेकंड है, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब टोटल कॉस्ट किसका कॉम्बिनेशन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फोर्थ है प्राइम कॉस्ट एंड वर्क्स ओवरहेड। बताइए। देखिए, जब भी हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एडजस्टमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल को लिखते हैं, फिर हम डायरेक्ट लेबर को लिखते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क कॉस्ट। अब इस वर्क कॉस्ट के अंदर अगर हम वर्क कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं हमारे ऑफिस ओवरहेड को, तो यहाँ पर हमें निकल कर आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो हमारा निकल कर आ जाएगी यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ठीक है, और हमसे टोटल कॉस्ट पूछी गई है, यानी कि इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये सबको इंक्लूड करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, डैश कॉस्ट्स आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बताइए। बताइए, जहाँ पर हमारे पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल होंगे वो हमारी कॉस्ट कौन सी होगी? तो ये कॉस्ट हमारी कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट हमारा फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट हमारा हम वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड बोथ कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर कॉस्ट जो है कांस्टेंट रखी जाती है एक सर्टेन लेवल तक, और उसके बाद उसको वेरिएबल कर दिया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री, सुपरविज़न, मेंटेनेंस ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बताइए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्या होगा आंसर? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑर्डर कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज़ करते हैं, जो भी हमारी फैसिलिटी है या कनेक्शन कॉस्ट आ रही है इन सबको हम मिनिमाइज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम EOQ भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए, √2AO/C, जिसमें 2 हमारा यहाँ पे सेम रहता है, A हमारा बताता है एनुअल कंजम्पशन को, O बताता है हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर को, और C बताता है हमारा कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर डिवाइड करा जाता है, जो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है, उसके बाद उसका अंडर रूट जो है इसको ओपन करके हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ CIF। अब CIF की फुल फॉर्म क्या होती है आपको वो बतानी है। देखिए, फुल फॉर्म की बात करें CIF की, तो वो होती है हमारी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है। अब ये जो CIF यानी कि ये जो एक्सपेंस है, ये सेलर के द्वारा पे किया जाता है बायर के ऑर्डर पर, जब उसका जो ऑर्डर है ट्रांजिट में होता है। गुड्स यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं डेजिग्नेटेड प्लेस तक, तो वहाँ पर ये सेल एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है, इसको सेलर पे करता है, और ये सारे एक्सपेंसेस उसी के द्वारा बियर किए जाते हैं। अब ये क्यों बियर किए जाते हैं? जिससे कि जो जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी तरह का डैमेज या लॉस ना हो, जब तक वो गुड्स फुल्ली लोडेड ना हो जाए ट्रांसपोर्ट वेसल तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस सेलर द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच aggregate cost are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit can be otherwise termed as abnormal cost, marginal cost, fixed cost या sunk cost। बताइए आंसर। यहाँ पे एग्रीगेट कॉस्ट को चेंज करने की बात की जा रही है। अगर आउटपुट में किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, एक यूनिट से बढ़ रही है या वो घट रही है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? ये हमारी कहलाती है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? एग्रीगेट होती है वेरिएबल कॉस्ट का, जिसके अंदर हमारी प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड होता है। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके आउटपुट में भी चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि जो आउटपुट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर हम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट में प्लस करेंगे प्रॉफिट को या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में माइनस करेंगे प्रॉफिट को, तो हमें क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी? आंसर करिए। क्या मिलेगा? देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में हम माइनस करते हैं लॉस को तो मिलता है हमें कंट्रीब्यूशन। हमें अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तब भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बॉगे स्टैंडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, बताइए। बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड या एबनॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड, क्या कहलाता है? देखिए, बॉगे स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये हमारा कहलाता है बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है। मेनली हमारे जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तब यूज़ किए जाते हैं जब हमारी जो कॉस्ट है वो स्टेबल रहती है या फिर अनऑल्टर्ड रहती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक बेस ईयर चूज़ किया जाता है कंपैरिजन पर्पस से, और वहाँ पर स्टैटिशियन जो भी होते हैं वो वहाँ पे प्राइस इंसिडेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉगे एक ऐसा टर्म है जो कि वहाँ पे एक बेंच मार्क की तरह यूज़ किया जाता है टू इवेल्युएट एन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ मशीन आवर्स आर 8000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज ₹8, देन द एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी ₹1000, ₹8000, ₹64,000 या फिर ₹17,992। बताइए क्या होगा आंसर। आपको मशीन आवर्स दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आवर भी दे रखा है, सिंपल है। टोटल आवर में पर रेट पर मशीन आवर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8000 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। 64,000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपॉर्चमेंट, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी हम ओवरहेड अलॉटमेंट की बात करते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पर, तो वो हमारा कॉस्ट एलोकेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट अपॉर्चनमेंट क्या होता है एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कॉस्ट अपॉर्चनमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा एलोकेशन होता है जो कि प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट पे लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे प्रोपोर्शन वे में एलोकेशन किया जाता है कॉस्ट का, जिसको हम अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की या कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की, तो ये एक ओवरहेड का एक एलोकेशन होता है जिसमें कॉस्ट यूनिट पे एक एलोकेशन कर दिया जाता है, जिसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको एक पर्टिकुलर यूनिट पर उसको एक कॉस्ट इंडिकेट कर दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट है, प्राइम कॉस्ट इज ₹16,000, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर, लेबर इज, बताइए लेबर कितनी होगी। मटेरियल लेबर पर 60% है, प्राइम कॉस्ट हमारी 16,000 है, लेबर हमारी x है। देखिए, सबसे पहले तो हमें मटेरियल देखना है, तो हम ये कैसे निकालेंगे। मटेरियल x इक्वल टू 60 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना निकल कर आएगा 60% ऑफ लेबर, जो कि हमें गिवन है। अब हम प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर प्लस मटेरियल, ये हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 16,000 हमें गिवन है, यानी प्राइम कॉस्ट हमें दी हुई है। हमें x
यानी कि हमें लेबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, प्लस लेबर यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 60/100। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 इक्वल टू x प्लस 60x/100। अब देखो आप इसको सॉल्व करो तो ये होगा हमारा, एक तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16,000 इक्वल टू 100x प्लस 60x/100। ठीक है, अब इस x को आप बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100/160। अब इसको इससे कर दीजिए, ये कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 का 16 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेबर हमारी कितने की होगी, 10,000 की। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस, इक्वल, कंपैरेटिव, एब्सोल्यूट या ऑल ऑफ दीज। देखिए, अगर इक्वल कॉस्ट डिफरेंसेस होगा तो कंपैरेटिव कॉस्ट रेशो यहाँ पर सेम रहेगा बोथ दी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम वो कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा अगर इस तरह का इक्वल कॉस्ट डिफरेंस रहता है तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अगर वहाँ पे डिफरेंस दोनों का ही सेम है, इक्वल आ रहा, इक्वल कॉस्ट डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला Q/2 is used to compute the total ordering cost, total carrying cost, opportunity cost या reorder point। अभी हमने EOQ बात किया था, उसमें हमने बात किया था 2AO/C अंडर रूट में, तो वहाँ पे जो Q था वो हमें क्या बताता है, जो मैंने आपको बताया था 2AO/C या Q भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट 2AO/C, इसको हम Q भी लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, कैरिंग कॉस्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जब भी हम कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो Q/2 से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर साइज अपॉन 2। ठीक है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, Q/2 इंटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज, फंक्शन वाइज या प्रोडक्ट वाइज, बताइए। क्या होगा, कभी सुना है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में, किसका पार्ट है ये? देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक स्पेशल मेथड होता है मैनेजरियल कंट्रोल का, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है फॉर टास्क एंड कॉस्ट। और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट वेरिएंस के केस में बात करें तो पर पर्सन या जो भी इससे रिलेटेड पर्सन्स कंसर्न होते हैं उनकी लाइबिलिटी को देखा जाता है कि वो कितने लायबल हैं, कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो हम कॉस्ट सेंटर वाइज चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर हमारा फोकस करता है प्रोडक्शन पर, उसकी प्रोसेस पर। जब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ये देखती हैं कि कितना
कितनी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन से पर्सन रेस्पॉन्सिबल हैं, जिससे कि वो ईज़िली उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट आ रही है उनको वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम होता है ये टोटल हमारा 3 तरह का होता है। फर्स्ट है हमारा फंक्शनल बेस्ड, सेकंड है हमारा एक्टिविटी बेस्ड, एंड थर्ड है हमारा स्ट्रैटेजिक बेस्ड। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट आइए, इन मैनेजरियल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। अब मैनेजरियल कॉस्टिंग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके बराबर होगा? अभी हमने पहले भी बात की थी, तो आप इजीली बता सकते हैं। सेल्स में जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जब सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल्स में प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करेंगे। बताइए कैसे हम एक कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। अभी ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट वाला क्वेश्चन किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लॉस माइनस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन निकलेगा। और साथ ही साथ अगर हम सेल्स के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो भी हमें कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। क्या होगा आंसर? टाइम वाइज वेज सिस्टम, एफिशिएंसी वेज सिस्टम, वर्क वाइज वेज सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। कैसे वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है? राइट आंसर होगा एफिशिएंसी वेज सिस्टम से। एफिशिएंसी वेज में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे किया जाता है उनके मिनिमम वेज के कंपैरिजन में, जिससे कि वहाँ पर उनको मोटिवेट किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, और वहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, लॉयल्टी को इंश्योर किया जा सके। जब कभी भी कोई भी वर्कर एफिशिएंटली काम करता है तो वहाँ पर उसको हाई पे देना होता है, जिससे कि वो आगे भी उसी तरह का काम करें। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट, डिस्पैच क्लर्क सैलरी, टेंडर प्रिपरेशन कॉस्ट, सेल्स मैनेजर सैलरी। क्या होगा आंसर? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात की जाती है तो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी टेंडर को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कॉस्ट में डिलीवरी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर उन सभी एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड होते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं वो सब हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। और जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की हम बात करें तो वहाँ पर आ जाते हैं सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन्स, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्रेट या एक्सपोर्ट। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट भी इसी का ही पार्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो एडवर्टीज़मेंट तो लगेगा, तभी तो हम इजीली डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड। बताइए, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। इसको प्लस कर लेना क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताइए फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको पूरा बना के बताया था किस तरह से हम अपनी टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा।
देखिए सबसे पहले हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में फिर हम माइनस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ जाती है। तो हम इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करेंगे प्राइम कॉस्ट को, तब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड निकल कर आएगा। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोवन प्रीमियम प्लान रिफॉर्म्ड। अब बताइए रोवन प्रीमियम प्लान जो है वो किसने दिया था? किसका रिफॉर्म था वो, किस प्लान का? टेलर मेथड का रिफॉर्म था, गैंट बोनस स्कीम था, हाल्सले इंटरेस्ट मेथड या डिफरेंशियल मेथड? देखिए रोवन प्रीमियम प्लान जो था वो इम्प्रूवमेंट था ओवर हाल्सले प्रीमियम प्लान। इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया था 1901 में बाय जेम्स रोवन। रोवन प्लान डिफ़र था हाल्सले से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो बोनस की कैलकुलेशन है वो डिफ़र रखी थी हाल्सले से, और यहाँ पे वर्कर को जो वेजेस दी जा रही थी वो आवरली रेट पर दिया जा रहा था फॉर एक्चुअल टाइम स्पेंड ऑन दी जॉब। ठीक है। इस प्लान के अंदर क्या था, जो भी गारंटीड मिनिमम वेजेस थी उसके अलावा उनको बोनस भी दिया जा रहा था अगर वो टाइम से पहले, जो भी स्टैंडर्ड टाइम था उससे पहले अपने टास्क को फिनिश कर रहे थे तो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो बोनस का जो पोर्शन था वो एक्चुअल टाइम टेकिंग से कैलकुलेट किया जा रहा था, और वो जो भी स्टैंडर्ड टाइम से पहले अपना काम कर रहे थे तो वहाँ पे 50% उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, जो कि हालसेल प्लान से बेहतर था। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड्स आर रियलाइज्ड एज अ परसेंटेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट? बताइए क्या होगा। देखिए जब कभी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ओवरहेड को रियलाइज करते हैं एज अ परसेंटेज, तो वो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट पर होता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ग्रुप्स आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब इसमें से बताना है, 4 ऑप्शंस हैं यानी कि 4 ग्रुप्स हैं, उनमें से कौन सा ग्रुप हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताता है। सैलरी, वेजेस एंड शॉप रेंट, स्टेशनरी, पोस्ट एंड टेलीफोन बिल्स, wages, input, vehicle expenses and local taxes, advertisement, statutory fee and audit fee। बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आप सब समझते ही होंगे क्या होते हैं। जो भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर करते समय उसकी गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी खर्चे आ रहे हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि रेल फ्रेट, रूट इंश्योरेंस, ऑक्ट्रॉय, एक्सरसाइज एंड डॉक एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज, गुड्स इनपुट्स, कन्वेंस एक्सपेंसेस, लोकल टैक्स, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब देखिए ईजिली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आ गया वेजेस। आप सबको पता है वेजेस हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, डायरेक्ट के अंदर। सैलरी हमारी किस में आती है, इनडायरेक्ट में, तो 1 कट गया। फिर आई स्टेशनरी, स्टेशनरी इनडायरेक्ट होती है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आता है एडवर्टीजमेंट, अगेन इनडायरेक्ट है, ये भी कट गया। सिंपल है, बहुत ही आसानी से हमने अपना आंसर निकाल लिया कि ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस इज। अब ABC एनालिसिस क्या है आपको बतानी है। एक अप्रोच है टू प्रॉफिट प्लानिंग, अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, अ टेक्निक ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। बताइए। क्या होगी ABC एनालिसिस? देखिए ABC एनालिसिस एक एनालिटिकल मेथड है स्टॉक कंट्रोल का, जिसके अंदर कंसंट्रेशन किया जाता है उन चीज़ों पर जिन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंशन देना। ठीक है। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है बेस होता है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं इन्वेंट्री के अंदर, और वहाँ पे
हम ये देखते हैं कि किस में हमें सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने हैं, किस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ABC की अगर हम बात करें तो इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस भी बोला जाता है, और इसके अंदर जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनकी एक टेबल प्रिपेयर की जाती है, उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि A, B एंड C, इन 3 कैटेगरी में होते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि A में आते हैं हमारे 70 to 75% ऑफ टोटल वैल्यू, बी में आते हैं हमारे 50 to 25% ऑफ द टोटल वैल्यू, एंड सी में आते हैं 5 to 10% ऑफ टोटल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से होता है, जिसमें अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी सबसे कम ए में होती है, ये 5 से 10% क्वांटिटी होती है। बी में होती है हमारी 15 से 25%। सी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है 70 से 75%, यानी कि ए में क्रीमी लेयर रखी जाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर मैंने आई होप यहाँ पर आपको बता दिया होगा। इसका आंसर क्या है? अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। बताइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट है EOQ इज यूज्ड इन, सिंपल है, डिस्कस किया था अभी हमने। EOQ किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसमें हमने देखिए एनुअल कंजम्पशन की बात की थी, कैरिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। इट मीन्स ये सारी चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं? ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। इसी से ही तो हम निकालेंगे अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको और भी ज़्यादा क्लियर करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।